सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम इस बुक को आगे बढ़ाते हैं, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 4, जिसका नाम है मानव विकास। तो जैसे हमने पीछे वाले 3 चैप्टरों में मानव भूगोल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पक्षों की जानकारी ली, इसके आगे वाला जो पक्ष है वो है मानव विकास। उसको किस तरह से परिभाषित करते हैं, लोगों ने मानव विकास के कौन कौन से मापदंड जो है वो अपनाए, उस पर अपन चर्चा करेंगे। वास्तव में मानव विकास होता क्या है, ये सारी चीज़ें अपन इसके अंदर देखेंगे। प्राचीन कालीन दशकों में मानव विकास को कौन से प्रक्षेप में देखा जाता था और वर्तमान में मानव विकास के कौन से मूल जो तथ्य हैं वो जोड़े गए, किन किन लोगों ने मानव विकास के विषय पर शोध किया, प्रकाशित किए और कौन कौन से पहलुओं को मानव विकास में शामिल करते हुए उसको परिभाषित किए, ये बहुत सारे तथ्य जो हैं वो अपन इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है एकदम सिंपल और सरल भाषा में आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो मूल टॉपिक है या मूल पॉइंट्स है मानव विकास, उसको कैसे परिभाषित करोगे। एक व्यक्ति के संपूर्ण विकास को परिभाषित करने के लिए कौन कौन से बिंदु को अपन देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सिंपली अगर हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा और हमसे पूछा जाए कि मानव विकास क्या है, उसको परिभाषित कीजिए, तो मानव विकास का अर्थ अगर देखें तो मानव विकास के या मानव के संपूर्ण विकास से अपन इसको देखते हैं। और संपूर्ण विकास का तात्पर्य क्या है, इसमें सामाजिक पक्ष देखेंगे मानव का, आर्थिक पक्ष यानी आय से संबंधित बातें देखेंगे, राजनीतिक पक्ष देखेंगे और इन सभी में भी उसकी क्या देखेंगे, स्वतंत्रता, विकल्पों को चुनने की स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें अपन इसमें देखेंगे। इन सभी पक्षों के साथ साथ उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य अवसरों की स्वतंत्रता भी इसमें शामिल है। यानी अगर हमसे एक सवाल पूछ लिया जाए कि मानव विकास को परिभाषित कीजिए, तो आप क्या चीज़ें इसमें नोट करेंगे। तो मानव विकास में मानव के विकास का अर्थ या मानव के संपूर्ण विकास से अपन ले लेते हैं। तो मानव विकास का अर्थ है मानव के संपूर्ण विकास से। उसमें कौन कौन से बिंदु अपन शामिल करेंगे, इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता भी शामिल है और इसके साथ साथ इसके अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसरों की स्वतंत्रता भी शामिल है। तो मानव विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ये सारी बातें अपन देखेंगे। अब जब भी अपन मानव विकास को कम्प्लीटली अगर अध्ययन करेंगे तो उनमें कौन कौन से पक्ष अपन देखेंगे, आगे पढ़ने वाले हैं। यानी व्यक्ति की शिक्षा का स्तर देखेंगे, क्योंकि शिक्षा का स्तर बढ़ने से मानव विकास की अपार संभावनाएं बढ़ जाती हैं, अवसर बढ़ जाते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य ही व्यक्ति के स्वास्थ्य जो है वो उसके विकास का महत्वपूर्ण पक्ष है। तो स्वास्थ्य को इसमें ध्यान में देखेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं को इसमें शामिल करेंगे। इनके अलावा अवसरों की जो स्वतंत्रता है उसको इसमें शामिल करते हैं। यानी ये सारे जो पॉइंट ऑफ हैं, ये सारे जो बिंदु हैं, इनको सामूहिक रूप से मानव विकास में शामिल किया गया। प्राचीन दशकों की अगर अपन बात करें तो प्राचीन दशकों में मानव विकास को केवल आर्थिक दृष्टि से देखा जाता था। यानी जिसकी आर्थिक दृष्टि जो है स्ट्रॉन्ग होती है, उसका विकास जो है या उस क्षेत्र का जो विकास है वो अधिक है, और जहाँ आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग है उसका विकास कम है। लेकिन लंबे दशकों से अध्ययन के बाद ये देखा गया कि केवल आर्थिक पक्ष को ही मानव विकास में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि मानव विकास में मानव के सभी पक्षों को शामिल करते हुए इसकी परिभाषा देनी चाहिए। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने काम किया। महमूद उल हक है, उन्होंने काम किया। उसके बाद में प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, उन्होंने भी काम किया। फिर इसको वर्ल्ड लेवल पे भी परिभाषित किया गया और यूएनओ की एक जो शाखा यूएनडीपी, उसने भी इसको महत्वपूर्ण पक्ष मानते हुए मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्षों के ऊपर चर्चा करते हुए इसका वार्षिक परिकलन या वार्षिक इस मानव विकास के ऊपर वार्षिक रिपोर्ट है वो बनाना तैयार किया गया। तो देखते हैं मानव विकास, यानी इसमें अपन सारे पक्ष लेंगे, न कि केवल आर्थिक पक्ष लेंगे, बल्कि मानव के विकास के संपूर्ण पक्ष हैं वो इसके अंदर अपन शामिल करते हैं। तो मानव के संपूर्ण विकास जिसके अंदर उसका सामाजिक दृष्टिकोण भी होगा, आर्थिक दृष्टिकोण भी होगा, राजनीतिक स्वतंत्रता भी होगी, इनके साथ साथ उसकी शिक्षा का स्तर जो है वो भी इसमें शामिल होगा,
स्वास्थ्य भी शामिल होगा और अन्य अवसरों में किसी व्यक्ति विशेष समाज या परिक्षेत्र की जो है स्वतंत्रता भी इसमें शामिल होगी। ध्यान में रखना है, ये 2 बिंदु हमें ध्यान में रखना है। बहुत ही जो है महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने ये 2 बातें बताई थी कि अगर किसी व्यक्ति के अवसर बढ़ा दे तो उसका विकास के जो पक्ष है वो खुल जाते हैं, या फिर उन अवसरों को, विकल्पों को चुनने की अगर स्वतंत्रता भी किसी व्यक्ति के पास बढ़ा दी जाए तो उसके विकास के बहुत सारे पक्ष हैं वो खुल जाते हैं। अब अपन इसके बाद में, परिभाषा के बाद में थोड़ा सा पॉइंट इसमें यहाँ डालेंगे, मानव विकास के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, या कौन से बिंदु को इसके ऊपर अपन देखेंगे, कौन से बिंदु को इसमें शामिल करते हैं। तो इन सिंपल सी परिभाषा या सिंपल सी भाषा में अगर देखें तो जब भी अपन इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे अपन इसमें 2 चीज़ें देखेंगे। एक तो मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष, इन महत्वपूर्ण पक्षों में फिर हम इसके केंद्र बिंदु निकालेंगे वास्तव में कि जब किसी प्रदेश की या किसी राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक बनाए जाते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल करते हैं। तो महत्वपूर्ण पक्ष क्या है मानव विकास के, तो किसी व्यक्ति का, मानव का जब विकास अपन देखते हैं तो ये देखेंगे कि उसका जीवन अवधि कितनी है, यानी जीवन प्रत्याशा कितनी है, यानी जीवन जीने की इच्छा कितनी है, ये सारी बातें इसमें देखेंगे। साथ में ये देखेंगे कि जी तो रहा है लेकिन उसका जीवन कैसा है, निरोगी है या फिर रोगग्रस्त है, यानी स्वस्थ जीवन जीना। तो दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ये जो पक्ष है ये इसके अंदर अपन शामिल करने वाले हैं। फिर किसी व्यक्ति के पास जो है ज्ञान प्राप्त करने के अपार अवसर है, वो अगर हो तो उसका विकास जो है वो उत्तम श्रेणी में काउंट हो सकता है। तो इसका मतलब ज्ञान प्राप्त करना ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष हो जाएगा मानव विकास का। और देखो, पॉलिटिकल साइंस में जो अनुच्छेद 21 है वो कहता है किसी व्यक्ति के पास जीवन जीने का अधिकार है। जीवन जीने का मतलब लंबा जीवन नहीं है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो यहाँ किसी व्यक्ति के शिष्ट जीवन जीने के लिए, यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए उसके पास क्या होने चाहिए, पर्याप्त संसाधन, और पर्याप्त संसाधनों तक उसकी पहुँच होनी चाहिए, यानी उसके पास आय के इतने स्रोत होने चाहिए कि वो हर प्रकार के जो संसाधन हैं उन तक वो अपनी पहुंच बना सके, यानी वो उनको प्राप्त कर सके। तो कहने का मतलब मानव विकास के दृष्टिकोण के जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं उसमें हम क्या शामिल करेंगे कि व्यक्तियों का जो जीवन है वो दीर्घ और स्वस्थ जीवन हो, ज्ञान प्राप्त करने के पास उनके पास अवसर हो, शिष्ट जीवन जीने के लिए जितने भी संसाधन उनको चाहिए उन तक प्रत्येक व्यक्ति की अगर पहुंच सुनिश्चित हो जाए, यानी प्रति व्यक्ति आय इतनी हो जाए कि व्यक्ति को जितने भी संसाधनों की ज़रूरत होती है वो उसको उपलब्ध हो जाए, तो उस क्षेत्र का जो मानव विकास सूचकांक है वो अन्य क्षेत्रों की बजाय उच्च श्रेणी में शामिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मानव विकास में हम कौन कौन से पक्ष पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, आज की जो क्लास है यानी पार्ट फर्स्ट है, ये केवल और केवल इस चैप्टर का परिचय है, यानी कौन कौन से बिंदु इसके अंदर अपन को देखने हैं। तो वापस आइए, परिभाषा के बाद मानव विकास, उसके महत्वपूर्ण पक्षों की परिचर्चा अपन कौन कौन से पक्ष करेंगे। यानी आपको याद तो यही रखना है कि जब भी मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है या मानव विकास को परिभाषित किया जाता है तो उसमें मुख्यतः अभी तक और भी शोध होते जा रहे हैं, मुख्यतः 3 बिंदु अपन इसमें देखेंगे, यानी उसकी संसाधनों तक पहुंच, यानी आय, यानी स्वास्थ्य और शिक्षा। ये 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं, ये तीनों यहीं पर लिखे हुए, यानी कहने का मतलब है ये थोड़ा सा अपन चर्चा कर रहे हैं और इनसे ये सार वाले 3 बिंदु निकालेंगे। तो मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्षों में दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, ये बिंदु अपन इसके अंदर शामिल करेंगे। ज्ञान प्राप्त करना, ये बिंदु अपन शामिल करेंगे। शिष्ट जीवन जीने के लिए जो पर्याप्त संसाधनों तक पहुंच है, ये बिंदु अगर मानव विकास के अंदर शामिल कर लिया जाए तो अपन कह सकते हैं इसमें मानव का संपूर्ण विकास है वो परिभाषित हो जाता है। तो महत्वपूर्ण पक्ष है। यहाँ से देखिए अपन ने निकाला एक, ये विकास का जो केंद्र बिंदु है ये निकाला दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, यानी व्यक्ति का स्वास्थ्य। ज्ञान प्राप्त करना यानी शिक्षा, यानी शिक्षा का लेवल, और प्रत्येक संसाधनों तक पहुँच, यानी उसमें आय के जो स्रोत हैं उसको अपन शामिल कर लेते हैं। तो ये बातें दोनों एक ही है, लेकिन हम थोड़ा सा बेस बना रहे हैं, यानी छोटी छोटी बातें अपन जोड़ रहे हैं। तो मानव विकास के आपसे अगर पूछ ली जाए महत्वपूर्ण पक्ष कौन से, तो आपको ये सारी बातें लिखनी है। दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना इसके अंदर शामिल है, ज्ञान प्राप्त करना और उसके अवसरों तक पहुँच इसमें शामिल है,
शिष्ट जीवन जीने के लिए पर्याप्त संसाधनों तक पहुंच यानी आय के स्रोत हैं वो इसके अंदर शामिल है। तो मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा विकास के केंद्र बिंदु को भी देख सकते हैं। यानी अब हमें इतनी समझ विकसित हो गई है कि जब मानव विकास को अपन पढ़ने वाले हैं तो उसमें कौन कौन से केंद्र बिंदुओं को शामिल करेंगे। तो पहला बिंदु ये कह रहा है कि संसाधनों तक पहुंच जो है यानी आय के जो स्रोत हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। फिर व्यक्ति का दीर्घ जीवन यानी स्वास्थ्य इसके अंदर अपन शामिल करेंगे। साथ में जो कुरीतियां हैं, जो प्राचीन विचारधाराएं हैं, उनसे छुटकारा पाने का जो उत्तम स्रोत है शिक्षा, इसके अंदर शामिल करेंगे। तो जब भी इस चैप्टर को अपन आगे बढ़ाएंगे तो मानव विकास के जो महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हैं विकास के, वो 3 अपन देखेंगे। इन्हीं की मार्किंग करेंगे और इन्हीं के आधार पर फिर वो HDI जो है मानव विकास सूचकांक है उसका निर्धारण अपन करेंगे। तो उसमें 3 बिंदु महत्वपूर्ण हैं। संसाधनों तक पहुंच यानी आय के स्रोत अपन ले, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो ये 3 विकास के क्या हो गए केंद्र बिंदु। थोड़ा सा एक बार अगर अपन देखें तो मानव विकास वास्तव में क्या है। मानव का संपूर्ण विकास, उसमें कौन से पक्ष शामिल है। व्यक्ति के सारे पक्ष शामिल है, मानव के सारे पक्ष शामिल है। यानी उसके सामाजिक दृष्टिकोण को भी देखेंगे, आर्थिक दृष्टिकोण को भी देखेंगे, उसके प्रवेश यानी राजनीति को भी देखेंगे और उसमें वो स्वतंत्र है या परतंत्र है, ये सब बातें शामिल करेंगे। इनके साथ साथ उसके शिक्षा का लेवल, उसके स्वास्थ्य का लेवल और अवसरों तक पहुंच की स्वतंत्रता को इसके अंदर शामिल करते हैं। फिर अगले बिंदु हमने क्या पढ़ा, विकास का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त करना और शिष्ट जीवन जीने के लिए जितने संसाधनों की जरूरत होती है उन संसाधनों तक पहुंच, ये सारे के सारे मानव विकास की क्या शामिल है, क्या है, पक्ष है। इन पक्षों से हमने 3 बिंदु निकाले जो विकास के केंद्र बिंदु माने जाते हैं। पहला तो हो गया आय यानी संसाधनों तक पहुंच, अगला हो गया स्वास्थ्य और अगला हो गया शिक्षा। आगे चलकर जब अपने HDI निर्धारित करेंगे, मानव विकास सूचकांक निर्धारित करेंगे, तो उन सूचकांक में इन तीनों बिंदुओं को मार्किंग दी जाती है 1/3, 1/3 और 1/3। जब इनको योग करते हैं तो इनका मान होता है 1। इसका मतलब HDI की जो प्रास है वो 0 से 1 के बीच में होती है। ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये था छोटा सा एक बिंदु, मानव विकास, परिभाषा, महत्वपूर्ण पक्ष और विकास के केंद्र बिंदु। अब अगली चर्चा अगर आपसे मैं कहूँ किसी भी अपन व्यक्ति के शरीर के अंदर ले लें, समाज के अंदर ले लें, जनसंख्या के अंदर ले लें, किसी भी पक्ष को ले लें, उसके अगर अपन बदलाव को देखें तो आप बदलाव 2 तरह के बताएंगे। यानी मात्रात्मक बदलाव हुए, एक आप कहेंगे गुणात्मक बदलाव हुए, या फिर एक कहेंगे जिसमें मात्रात्मक बदलाव भी आ जाए और गुणात्मक बदलाव भी आ जाए। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु कहूँ कि परिवर्तन या बदलाव कितनी तरह के हो सकते हैं, तो आप बोलोगे परिवर्तन या बदलाव मात्रात्मक हो सकता है केवल, या परिवर्तन या बदलाव मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकते हैं। ध्यान रखना। तो जहां केवल मात्रात्मक परिवर्तन शामिल होता है उस बिंदु को अपन कहते हैं वृद्धि। अभी आगे वाला जो हमारा टॉपिक होगा उसके अंदर अपन देखने वाले हैं वृद्धि और विकास क्या एक ही हैं या इसके अलग अलग पहलू हैं। तो थोड़ा सा अगला अपन आप जो टॉपिक है पॉइंट बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से कि वृद्धि और विकास को की तुलना कीजिए या दोनों को परिभाषित कीजिए, दोनों एक है या दोनों अलग अलग है, यानी अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह का सवाल है वो बोर्ड की परीक्षा में बन सकता है। तो अपन वृद्धि और विकास में अगर अंतर पढ़े उससे पहले कुछ बातें अपन जान लेते हैं कि परिवर्तन या बदलाव 2 तरह के हो सकते हैं, मात्रा बढ़ जाए या फिर उसके क्वालिटी बढ़ जाए यानी गुण बढ़ जाए, या फिर दोनों ही शामिल हो जाए, मात्रा भी बढ़े और साथ साथ उसकी क्वालिटी भी बढ़े। तो यहाँ से हमने 2 बिंदु देख लिए, परिवर्तन या बदलाव केवल मात्रात्मक परिवर्तन हो और मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी अगर हो तो उसके 2 पक्ष बन जाते हैं। जिसमें केवल मात्रात्मक पक्ष शामिल होंगे वो व्यक्ति की क्या होगी, वृद्धि, या किसी भी क्षेत्र की या जनसंख्या की क्या होगी, वृद्धि, जिसमें केवल मात्रात्मक डाटा देखे जाते हैं। लेकिन मात्रात्मक डाटाओं के साथ साथ अगर उसमें क्वालिटी वाले पक्ष भी देख लें, गुण वाले पक्ष भी अगर देख लें, तो वो किसके अंदर शामिल हो जाएगा, डेवलपमेंट में शामिल हो जाएगा, विकास में शामिल हो जाएगा। अपन थोड़ा सा यूं मान लें कि परिवर्तनों की जो एक श्रृंखला है, लंबी श्रृंखला, लगातार चलने वाली जो श्रृंखला है, उसको हम किसके रूप में परिभाषित करेंगे, विकास के रूप में परिभाषित करेंगे। तो अंतर समझने से पहले हमने 2 बातें देखी, एक होता है मात्रात्मक परिवर्तन
वृद्धि के अंदर ये शामिल होता है, और एक होता है मात्रात्मक या गुणात्मक परिवर्तन, जिसको दोनों को शामिल कर दें तो वो विकास में आ जाता है। या ये कहें विकास वास्तव में क्या है, परिवर्तन की एक लंबी क्या है, श्रृंखला, बदलावों की एक लंबी श्रृंखला है। यही कहें व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाला जो बदलाव है, परिवर्तन है, वो उसका विकास है। जबकि एक निश्चित समय तक चलने वाला जो बदलाव है वो क्या कहलाती है, वृद्धि है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि हमने आधारभूत बातें यहाँ पर देख ली हैं। हमारा जो अगला जो पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है कि वृद्धि और विकास का तात्पर्य क्या है, क्या ये दोनों एक ही हैं या ये दोनों अलग अलग हैं, या दोनों की परिभाषा अपन से पूछी जा सकती है, या दोनों से तुलनात्मक सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर वृद्धि और विकास, इसको अपन को समझना है कि ये दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक ही हैं। अगर दोनों अलग अलग हैं तो इसमें कौन कौन सी भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले आइए वृद्धि की बात करें। तो जो बाहर से दिखाई देता है, जैसे व्यक्ति की हाइट बढ़ रही है, जो बाहर से दिखाई दे सकता है, वो बाहर से दिखने वाला यानी जो दृष्टिगोचर बदलाव है, देखे जाने वाला बदलाव है, वो अपन किस में शामिल करेंगे, वृद्धि में। जबकि जो दिखाई नहीं देता यानी अंदर जो बदलाव हो रहे हैं, व्यक्ति के मानसिक बदलाव जो हो रहे हैं, इमोशनल जो बदलाव हो रहे हैं, वो किसके अंतर्गत शामिल होंगे, विकास के अंतर्गत शामिल होंगे, यानी जिसको हम देख नहीं सकते। तो इन साइकोलॉजी की दृष्टि से भी अपन दोनों को देख लें और भूगोल की दृष्टि से भी अपन दोनों को देख लें। हालांकि भूगोल में इतना लंबा चौड़ा मामला नहीं है, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अच्छे बिंदु हैं ये दोनों। तो जो चीज़ दृष्टिगोचर होती है उसको वृद्धि की श्रेणी के अंदर रखा जाता है, यानी जिसको हम देख सकते हैं वो क्या है, वृद्धि है। और जो दिखाई नहीं देता यानी जो आंतरिक बदलाव है वो क्या है, अदृष्टिगोचर जो है वो चीज़ क्या है, विकास है। तो यहाँ से पहला बिंदु हमने देखा, वृद्धि जो है वो दृष्टिगोचर होती है यानी दिखाई दे सकती है, दिखाई देती है, जबकि विकास है वो दिखाई नहीं देता, ये अदृष्टिगोचर है। तो पहला बिंदु समझ में है, वृद्धि दिखाई देती है जबकि विकास दिखाई नहीं देता, यानी एक दृष्टिगोचर है और दूसरा क्या है, अदृष्टिगोचर है। चलिए, ऊपर हमने लिख लिया जिसमें मात्रात्मक पक्षों को देखा जाता है वो वृद्धि है, और जिसमें दोनों पक्षों को देखा जाता है वो क्या है, विकास है। तो यहाँ हमने ये बिंदु बना दिया कि इसके अंदर मात्रात्मक परिवर्तनों का समावेश है, जबकि विकास के अंदर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है। तो दो बिंदु हो गए तुलनात्मक, यानी वृद्धि दृष्टिगोचर है जबकि विकास अदृष्टिगोचर है। वृद्धि के अंदर मात्रात्मक परिवर्तन शामिल है, जबकि विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पक्ष शामिल हैं। या अपन ये कह दें कि विकास जो है वो परिवर्तनों की एक लंबी क्या है, श्रृंखला है। चलिए तीसरा बिंदु अगर देख ले, वृद्धि का केवल कौन सा स्वरूप होता है, बाहर से दिखने वाला स्वरूप, बाहर से यानी बाहरी बदलाव जो होते हैं वो किसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अगर व्यक्ति की अगर मैं बात करूं जन्म से वृद्धावस्था तक, तो जो बाहरी स्वरूप है उसका बदलाव देखे जाने वाला जो बाहरी स्वरूप है उसको क्या कहेंगे, वृद्धि। जबकि जो आंतरिक स्वरूप है यानी बॉडी के अंदर जो क्या बदलाव हो रहे हैं, उसके मानसिक कौन से बदलाव हो रहे हैं, इमोशनल कौन से बदलाव हो रहे हैं, आत्मिक परिवर्तन क्या हो रहा है, ये सारे के सारे विकास के अंतर्गत शामिल है। तो कहने का मतलब वृद्धि के जो स्वरूप है वो बाह्य होता है, जबकि विकास का स्वरूप क्या होता है, आंतरिक। तो ये तुलनात्मक हमने 3 बिंदु देख लिए। अच्छा, जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है, यानी केवल मापन का विषय ही ये है। हाइट बढ़ रही है, कितने सेंटीमीटर बढ़ी है, कितनी हाइट हो गई, ये सब क्या है, वृद्धि है। तो ये एक मापने का विषय है, क्या, वृद्धि। जबकि विकास जो है वो मापने का मापने का जो है विषय नहीं है, बल्कि मूल्यांकन का विषय है। यानी बदलाव कितने हुए हैं, परिवर्तन कितना हुआ है, यहाँ केवल संख्या यानी मापना है, जबकि वहाँ क्या है, मूल्यांकन है। थोड़ा सा ध्यान रखना, वृद्धि जो है वो मापन का विषय है, जबकि विकास जो है वो मूल्यांकन का विषय है कि व्यक्ति के प्रत्येक पहलू में कितनी तरह के बदलाव हुए हैं। यानी वो मूल्यांकन का दृष्टिकोण जो है वो विकास है, जबकि मापन का दृष्टिकोण है वो वृद्धि के अंदर शामिल करते हैं। तो ये 4 बिंदु हमने देखे। ध्यान रखना, जो वृद्धि होती है उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, जबकि विकास का एक लक्ष्य होता है। तो अपन इस बिंदु को भी अपन शामिल कर लें, वृद्धि जो है वो लक्ष्यहीन होती है, जबकि व्यक्ति का जो विकास है उसका कोई न कोई क्या होता है, लक्ष्य। तो ये लक्ष्य एक सहित होती है, यानी विकास जो है वो लक्ष्य सहित होता है।
उसके बाद देखिए वृद्धि कब तक होती है, जैसे व्यक्ति की हाइट कब तक बढ़ती है, तो अमूमन अपन ये कहते हैं कि ठीक है वो उसकी हाइट जो है 18 से 22 वर्ष तक बढ़ जाती है, या साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखें तो ये आयु के डाटा कुछ अलग होंगे। कहने का मतलब ये है कि निश्चित समय तक जो होने वाला परिवर्तन है वो है वृद्धि, जबकि जिसका समय निश्चित नहीं होता, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली जो बदलाव है, परिवर्तनों की जो श्रृंखला है, वो क्या है, विकास है। तो विकास किस तरह का हो गया, अनिश्चित समय तक चलने वाली क्या हो गई है, प्रोसेस, जबकि वृद्धि का समय जो है वो क्या होता है, निश्चित होता है। अगला बिंदु अगर देखें, वृद्धि के अंदर परिवर्तन जो है वो क्रम से नहीं होते, जबकि व्यक्ति की बॉडी के जो विकास के जो स्टेप होते हैं वो क्रम वाइज होते हैं, ध्यान रखना। यानी वृद्धि कहीं से भी चालू हो सकती है, जबकि विकास है वो क्रमिक स्टेप के अंदर चलता है। तो ये बिंदु भी अपन इसमें शामिल कर सकते हैं। यानी अक्रमिक परिवर्तन, यानी कोई क्रम नहीं है इनका, अक्रमिक परिवर्तन है वो तो किस में शामिल है, वृद्धि में। जबकि क्रमिक जो परिवर्तन है, स्टेप वाइज स्टेप जो परिवर्तन है, उसको हम किसके अंतर्गत शामिल कर लेंगे, विकास में। तो अपन ये बिंदु भी इसमें शामिल कर लें, वृद्धि जो है वो एक कर्मिक परिवर्तन शामिल है, जबकि विकास है वो कर्मिक रूप से संपन्न होता है। अगला जो बिंदु देखें, वृद्धि को किसी चीज के सापेक्ष नहीं बताया जाता, यानी ये निरपेक्ष है, जबकि विकास जो है वो क्या है, मूल्य के सापेक्ष है। यानी किसी वस्तु के सापेक्ष अपन विकास को बताते हैं। तो ध्यान रखना, वृद्धि जो है वो मूल्य निरपेक्ष होती है। ये एक स्टेटमेंट अपनी बुक में लिखा हुआ है कि वृद्धि जो है वो मूल्य निरपेक्ष होती है, जबकि विकास है वो मूल्य के क्या होता है, सापेक्ष होता है। यानी आधार बनाते हैं उसमें कि पहले इतना था तो अब कितना हुआ, ध्यान रखना। तो विकास जो है वो मूल्य सापेक्ष है, जबकि वृद्धि जो है वो मूल्य निरपेक्ष होती है। लाइन लिखी हुई है अपनी पाठ्य पुस्तक में, तो आप परेशान मत हो। यानी वृद्धि है वो मूल्य निरपेक्ष है, जबकि विकास है वो मूल्य के सापेक्ष या मूल्य सापेक्ष है। ध्यान रखना, वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है, वृद्धि क्या हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। जबकि किसी भी व्यक्ति का, समाज का या किसी भी राष्ट्र का जो विकास है वो सदैव क्या होता है, धनात्मक स्टेप में शामिल होता है, यानी पॉजिटिव होता है। तो कहने का मतलब ये सारे बिंदु अपन इसमें शामिल कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन में ये सारे बिंदु अपन शामिल कर सकते हैं। तो कितने बिंदु है, हालांकि अपन ये भी कह दें कि वृद्धि जो है वो मात्रात्मक परिवर्तन है, मूल्य निरपेक्ष है, जबकि विकास मात्रात्मक गुणात्मक परिवर्तनों को शामिल करते हुए मूल्य सापेक्ष क्या है, राशि है। तो एक बार थोड़ा सा और देख लें, वृद्धि और विकास में अंतर, यानी एक तरफ वृद्धि और एक तरफ विकास। साइकोलॉजिकल दृष्टि से और जियोलॉजिकल दृष्टि से अपन दोनों बिंदु को इसमें देख लें तो जो दिखाई देने वाली चीज़ है वो है वृद्धि, और जो दिखाई नहीं देती वो है विकास। जिसमें मात्रात्मक पक्ष शामिल होते हैं वो वृद्धि के अंदर शामिल है, जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन शामिल होते हैं, यानी परिवर्तनों की एक क्या है, श्रृंखला, तो वो विकास के अंतर्गत शामिल है। जिसका स्वरूप बाह्य है वो वृद्धि है, और अगर स्वरूप आंतरिक हो जाए तो वो क्या है, विकास है। जो मापन का विषय है वो क्या है, वृद्धि है, जबकि मूल्यांकन का जो विषय है वो क्या है, विकास है। लक्ष्यहीन होती है वृद्धि, यानी उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, जबकि विकास है वो लक्ष्य सहित होता है, यानी लक्ष्य युक्त होता है। निश्चित समय तक चलने वाले जो परिवर्तन है उनको वृद्धि में शामिल करते हैं, और जो परिवर्तन लंबे समय तक जीवन पर्यंत चलते हैं वो विकास के अंतर्गत शामिल करते हैं। वृद्धि जो होती है वो अक्रमिक होती है, जबकि विकास जो है वो स्टेप बाय स्टेप संपन्न होते हैं। मूल्य निरपेक्ष जो राशि है वो वृद्धि है, और मूल्य के सापेक्ष जो राशि है वो विकास है। जिसमें परिवर्तन धनात्मक या ऋणात्मक हो उस पक्ष को हम वृद्धि में शामिल करते हैं, और जहाँ केवल धनात्मक पक्षों को शामिल किया जाता है वो क्या है, विकास है। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हमने यहाँ पर देखी है, एक वृद्धि और एक विकास। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। एक बार बेटा थोड़ा सा स्पीड में इनको थोड़ा वापस देख लें कि आगे अपन क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मानव विकास क्या है, तो इसमें आप कहोगे मानव का जो विकास है उसके सभी पक्षों को शामिल करेंगे, यानी उसके संपूर्ण पक्ष देखते हैं। तो मानव विकास का तात्पर्य क्या है, मानव के संपूर्ण विकास से। उसमें कौन कौन से बिंदु अपन शामिल करेंगे, सामाजिक पक्ष देखेंगे, आर्थिक दृष्टिकोण देखेंगे, राजनीतिक दृष्टिकोण देखेंगे, उनमें भी स्वतंत्रताओं को शामिल करेंगे, साथ में शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसरों की स्वतंत्रता इसके अंदर शामिल है। विकास के महत्वपूर्ण पक्ष कौन से हैं, दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त करना, शिष्ट
गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जितने भी संसाधनों की जरूरत होती है वो सारे संसाधन प्राप्त करना, ये इसके महत्वपूर्ण पक्ष हैं। इन महत्वपूर्ण पक्षों में हमने 3 विकास के बिंदु निकाले और उन्हीं 3 विकास के बिंदु के आधार पर आगे अपन मानव विकास सूचकांक को भी डिसाइड करेंगे। एक उनमें आय देखेंगे यानी संसाधनों तक पहुंच देखेंगे, एक स्वास्थ्य देखेंगे और एक शिक्षा। ये 3 महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु को लेकर अपन HDI यानी मानव विकास सूचकांक आगे डिसाइड करेंगे। फिर हमने बात की बदलाव कितनी तरह के होते हैं, तो आपने कहा बदलाव में मात्रात्मक भी हो सकते हैं परिवर्तन, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों भी हो सकते हैं। तो जो मात्रात्मक परिवर्तन है उनको अपन वृद्धि के अंदर शामिल कर ले और जो गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों का मिश्रण है उसको हम विकास के अंदर शामिल कर ले, यानी ये कहें जो परिवर्तनों की लंबी श्रृंखला है वो विकास है। तो एक छोटा सा बिंदु भी हमने यहाँ से देख लिया, विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, क्या दोनों एक ही है या दोनों के अलग अलग पहलू हैं। तो आपने कहा जो चीज़ दिखाई देती है दृष्टिगोचर वाला पक्ष है वो वृद्धि है, जबकि अदृष्टिगोचर पक्ष जो है वो विकास है। जिसमें केवल मात्रात्मक पहलुओं को देखा जाता है वो वृद्धि है, जिसमें दोनों पक्षों को देखा जाता है वो क्या है, विकास है। जिसका स्वरूप बाह्य है, बाहर से देखी जा सकती है, यानी परिवर्तन बदलाव बाहर से दिखाई देते हैं, आपने कहा वो वृद्धि में शामिल है। और जिसका स्वरूप जो है परिवर्तनों का वो आंतरिक है, तो आपने कहा वो विकास है। जो मापन का विषय है वृद्धि है और जो मूल्यांकन का विषय है आपने कहा वो क्या है, विकास है। लक्ष्यहीन वृद्धि है, जबकि लक्ष्य युक्त जो है वो क्या है, विकास है। निश्चित समय तक होने वाले बदलावों को आपने वृद्धि में शामिल किया है, जबकि जो बदलाव जो है अनिश्चित कालीन चलते हैं, जीवन पर्यंत चलते हैं, उसको आपने विकासों में शामिल किया। स्टेप बाय स्टेप परिवर्तनों को आपने विकास कहा है और कहीं से भी चालू हो जाए अक्रमिक रूप से जो बदलाव होते हैं उसको वृद्धि में शामिल किया है। मूल्य के निरपेक्ष हमेशा वृद्धि को परिभाषित किया जाता है, जबकि मूल्य के सापेक्ष अपन विकास को परिभाषित करेंगे। वृद्धि जो है वो ऋणात्मक और धनात्मक भी हो सकती है, जबकि विकास की पहलू सदैव क्या होंगे, धनात्मक होंगे। तो उम्मीद है इस चैप्टर की जो आधारभूत बातें हैं, इस चैप्टर की जो मूलभूत बातें हैं, आधारिक पक्ष जो है वो अपन को समझ में आए हैं। अगले जो पार्ट्स में है अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।